नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना सोचते हैं या देखते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आपकी उम्र जो है 20 से 27 के बीच में आती है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र का मतलब यहाँ पर दोस्तों है कि 2 जनवरी 1996 से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आपकी एज, आप सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में देखना, अगर ये भी है तो भी चलेगा, ये भी है तो भी चलेगा, इसके बीच में सारी चलेंगी। लेकिन इसके ऊपर की जो भी होंगी और इसके नीचे की जो भी होंगी वो सारी नहीं चलेंगी। तो आप अपने आप इस एज ग्रुप में आ जाओगे। समझ गए दोस्तों, है ना। तो आर्मी की भर्ती, सर कौन सी भर्ती है ये? तो ये है दोस्तों टीजीसी। टीजीसी का मतलब होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और ये 136वां कोर्स है। ठीक है, 136वां कोर्स है। सारे के सारे, अगर आपने शादी आज तक नहीं की हुई है मतलब अनमैरिड हो तो ही आप इसे भर सकते हो। इंजीनियरिंग हो तो ही, इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं, बाकी कोई इसे नहीं भर सकता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये परमानेंट है कमीशन। क्या है कि आर्मी दो तरह के कमीशन निकालती है, एक आपने सुना होगा परमानेंट सर्विस कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो लोग आपको देखते हैं कि 15 साल नौकरी करी और फिर छोड़ दिया, है ना, रिटायरमेंट ले लिया, तो इनका शॉर्ट सर्विस कमीशन था। और जो लोग आपको बिल्कुल बुढ़े दिखते हैं, 60 और 62 तक काम करते रहते हैं, वो परमानेंट सर्विस कमीशन वाले होते हैं। तो ये जॉब कौन सी वाली है? परमानेंट सर्विस कमीशन वाली है। समझ गए। तो अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो सारा कुछ है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए, फाइनल ईयर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन फाइनल ईयर वालों का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब बैकलॉग में भी एक डाउट है, मैं उसको पहले दूर कर देता हूँ आपको। इनका ये सीधा सा कहना है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, जैसे मान लो अभी फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय आपका कोई भी एक एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैक नहीं लगा होना चाहिए अभी के हाल में। अगर बैक लगे हैं आपके इतिहास में, मतलब पास्ट में लगे हुए हैं और आपने उसको क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब एप्लीकेशन आप भर रहे हो तब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब क्या होता है कि फाइनल ईयर वाले भर तो देते हैं लेकिन सर डिग्री भी तो दिखानी पड़ेगी इनको, है ना, कि ये डिग्री मांगते हैं। इनने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी फाइनल ईयर वाला इसको भर रहा है तो उसको ये उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा भैया। एक डिक्लेरेशन आपको लाना पड़ेगा अपने साथ साथ। कब लाना पड़ेगा सर? जब ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। जब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन लगेगा। दो चीजें लगेंगी, देख लो ध्यान से, फाइनल ईयर वालों को मैं बता रहा हूँ, फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, एक तो उनको अपने हेड मास्टर से या प्रिंसिपल से भाई ये लिखवा करके लाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा कि ये जो है क्या कहना चाहिए, हम इसे कंफर्म करते हैं। सर्टिफिकेट रहेगा, मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखा रहेगा। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हाँ, ये जो बंदा है ये अपनी डिग्री एक क्या कहना चाहिए, इस डेट तक, 1 जनवरी 2023 तक, 2023 से पहले पहले अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा, डिग्री मिल जाएगी। ये तो हो गया, हेडमास्टर लिख करके देंगे। और एक डिक्लेरेशन आप लिख करके दोगे कि मतलब उसमें ये लिखा होगा कि हाँ मैं 1 जनवरी 2023 से पहले पहले डिग्री सबमिट कर दूंगा। समझे दोस्तों। अब एक चीज ध्यान सुनिए, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी किसके हिसाब से बनेगी? आपकी इंजीनियरिंग के हिसाब से बनेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट कह रहा हूँ, मतलब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कैसे होगा भाई। इसमें क्या हो रहा है? कोई पेपर हो रहा है क्या? नहीं, कोई पेपर नहीं हो रहा है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो ये आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री देखेंगे। सर लेकिन हम तो फाइनल ईयर में, वही तो डिग्री ही नहीं है। तो आपका जो लास्ट है ना, जैसे मान लो आप अगर फाइनल ईयर में गए हो तो आपका क्या हो सकता है? 6 सेमेस्टर हो सकता है ना, 6 सेमेस्टर, या तो फिर थर्ड क्या कहना चाहिए, थर्ड ईयर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे 6 सेमेस्टर का देख लेंगे या तो पूरे थर्ड ईयर का देख लेंगे। समझ गए। ऐसे ही अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी वालों का भी ना, तो एमएससी के 2 साल का होता है। तो अगर फर्स्ट ईयर क्या कहते हैं, सेकंड ईयर में गए हो तो फर्स्ट ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपका या तो सेकंड सेमेस्टर का लग जाएगा या तो पूरे साल का लग जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से होती है बातें। तो यहाँ पर ही क्या करेंगे दोस्तों, एक कट ऑफ तैयार करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ कैसे, आप शॉर्टलिस्ट कैसे होगी, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा, है ना। शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, ये आपकी परसेंटेज देखेंगे। अब आप समझ गए ना कैसे। तो ये कह रहे हैं कि देखो, 6th का भी अगर हम देखें या हम अगर आप फाइनल ईयर वाले हैं तो अगर आपके 6th और थर्ड ईयर का भी हम देखें तो जो ये कट ऑफ तय करेंगे ना, जो कट ऑफ, जैसे मान लो इन्होंने कट ऑफ तय किया 70%। ठीक है, तो जो पास हो चुका है उसका भी यही कट ऑफ है, और जो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में भी गया है, फाइनल ईयर में गया है, तो उसका जो पिछला था परसेंटेज वो भी यही होना चाहिए। इसमें हेर फेर नहीं होगी। और ये भी सुन लो, फाइनल ईयर वालों, जब आप डिग्री अपनी सबमिट करने जाओ ना, मान लो आप सिलेक्ट हो जाओ तो ज्वाइन करने जाओगे, और ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि भैया डिग्री हाथ में होनी चाहिए। मालूम है ना, डिक्लेरेशन में लिखा है कि ज्वाइनिंग से पहले पहले डिग्री दे दूंगा। तो वो जब डिग्री निकालोगे, यानी आप जब अपना आखिरी साल पास कर लोगे, तो ध्यान सुन लो, वो भी 70% ही होना चाहिए। अगर ये कट ऑफ रहा तो अब कट ऑफ 75 होता है या जो भी रखेंगे, ये जो भी रखेंगे वो आपका थर्ड ईयर में भी बने रहना चाहिए। और आपका जब पूरा 4 साल का निकाला जाए, है ना, चौथे साल का
पूरे इंजीनियरिंग का निकाला जाए तब भी वो इतना ही होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो आप समझ जाओ यहाँ पे आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आप समझ गए ना, थर्ड ईयर में है, अगर फाइनल ईयर वाले हैं और मान लो ये कट ऑफ रखा गया है तो 75 थे तो आप अंदर हो गए, 75 से कम रहे तो आप बाहर हो जाएंगे। और जब आप डिग्री सबमिट करने जाए 1000 क्या कहना चाहिए 1 जनवरी 2023 से पहले पहले आपको देनी पड़ेगी ना, तो जो डिग्री का परसेंट होना चाहिए वही 75 ही होना चाहिए। समझ गए, यानी जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है वो फोर्थ ईयर कंप्लीट करने से पहले भी उतना, कंप्लीट करने के बाद भी। और जो पास कर चुके हैं उनके लिए सीधे 75% बात ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो इसीलिए इसमें लिखा है कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पास हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कंडीशन मैंने बता दी कि क्या है। तो और देखिए एक और चीज़ होती है, कई बार आजकल क्या CGPA चलता है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी लोग CGPA अपने मार्क्स में लिखते हैं, जैसे 6.745 ऐसा कुछ करके आता है, 7.5 या 8.5 9.5 जो भी है, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने हेडमास्टर प्रिंसिपल से CGPA को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। और जब कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉर्मूला लगता है, तो किस फॉर्मूले के तहत आपके CGPA को ये कन्वर्ट किया गया है ये आपके हेडमास्टर ही लिख के देंगे। ठीक है, कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये बच्चा पढ़ता था, इसका CGPA इतना था, मैंने इस फॉर्मूले के तहत इसके CGPA के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज बता दिए हैं। तो आपको परसेंटेज में ही यहाँ पर भरना है, ये ध्यान से सुन लो आप, परसेंटेज में ही भरना है इस चीज़ को। ठीक है, परसेंटेज में ही जाएगा ये सारा कुछ, तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आप सर मान लो कि आप इतना परसेंटेज ले आए और आपका इनने जो भी कट ऑफ रखा आप उतना ले आए, तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए। सर कैसे पता चलेगा? आपको या तो ये मेल कर देंगे या तो ये आपको SMS कर देंगे। ठीक है, मेल या SMS आपको कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आप शॉर्टलिस्ट हो गए। अब शॉर्टलिस्ट हो गए तो वहाँ जाना है। अब वहाँ जाओगे ना जब दोस्तों, वहाँ जब जाओगे आप, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जब वहाँ जाएंगे आप तो आपका पहले दिन फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी सर स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा जो मैंने ही बनाया हुआ है, जिसमें पिक्चर परसेप्शन आता है। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन आता है। पिक्चर परसेप्शन मतलब एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर कहानी लिखनी होती है। तो 15 मिनट आपको देते हैं कहानी लिखने के लिए, फिर 15 मिनट ओवर होने के बाद आप कहानी नहीं लिखते हो, रुक जाते हो, और फिर ये थोड़ी देर बाद ग्रुप में सबको बुलाते हैं और और उनके कागज आपने जो लिखे हैं ना वो सारे उनके हाथ में रहते थे, तो चेक करते हैं कि इनने जो कहानी लिखी कैसी लिखी, तो पॉजिटिव लिखते हैं क्या लिखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन भी दिखा दूंगा कैसा होता है, लिंक बता दूंगा, है ना, कहाँ पर है वो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहाँ भी देख लेना। समझ गए आप दोस्तों, है ना, तो परेशान मत हो। अभी मैं आपको सब दे रहा हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट। सर ये क्यों जरूरी है कि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हुआ तो ना, तो देखो फर्स्ट डे हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनो दोस्तों, जो लोग ये स्क्रीनिंग टेस्ट निकालेंगे, है ना, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, पिक्चर दिखाने वाली पास कर लेंगे अगर, तो ही ये अगले 5 दिन तक रुकेंगे। यानी यही लोग SSB का सामना करने वाले हैं। SSB राउंड जो होता है ना 5 दिन का होता है, जो जो ये वहीं पर रह करके होता है, तो आप करोगे। तो ये होती है सेकेंड स्टेज। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या थी, आपका स्क्रीनिंग करना पहले दिन, और पहले दिन जब स्क्रीनिंग की जाएगी, है ना, पहले दिन जब स्क्रीनिंग की जाएगी तो उसी समय रिजल्ट आ जाएगा, तो कुछ को वहीं के वहीं घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान सुन लो, जो पहली बार आ रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो पहली बार SSB राउंड के लिए आ रहा है, तो उसके लिए रेलवे का चार्ज टू एंड फ्रो, कोई भी आप कैटेगरी से हो, SC ST से फर्क नहीं पड़ता, जनरल से फर्क नहीं पड़ता, ये आपको आने जाने का खर्चा दे देंगे, रेल का या बस का दे देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आपका पहली बार है तो, अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो सकता। ठीक है, और बनी बात है आप ना क्राइम किए हुए हो, ना कहीं से भगाए हुए हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना कि अभद्र कुछ चीज़ें नहीं की हो, आपके खिलाफ कहीं पर भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा स्क्रीनिंग जो है 3 तरीके से, है ना, आप समझ गए ना मेरी बात। अब देखो दोस्तों, जब तो मैंने कहा आपसे कि स्क्रीनिंग जब आप निकाल लोगे पिक्चर परसेंट तो आपको 5 दिन का SSB राउंड देना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप 5 दिन के SSB राउंड निकाल लोगे और आपका जो भी बॉस होगा इस समय जो आपको देख रहा होगा उसने बोल दिया ओके, तो आपका थर्ड स्टेज आएगा, और थर्ड स्टेज में आपको देना पड़ेगा मेडिकल। ठीक है, थर्ड स्टेज में आपको क्या देना पड़ेगा, मेडिकल। और जब मेडिकल भी पास हो जाएंगे, यानी 3 स्टेज जब आपके, तो ध्यान सुन लो, सेकंड स्टेज में आप तभी जाएंगे जब पहला निकल जाएगा, और मेडिकल में आप तभी जाएंगे जब आपका सेकंड स्टेज निकल जाएगा। मतलब एक के बाद एक सब निकलना चाहिए, तभी ये बात होती है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए सर हम। ठीक है, और कैसे शॉर्ट लिस्ट होगी ये भी समझ गए। अब मान लो आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया, आपने मेडिकल तक निकल गए, आपने पूरा काम कर लिया। ठीक है, आप बिल्कुल पहुंच गए वहां तक। तो मेडिकल होने के बाद, मेडिकल सब होने के अब आप ट्रेनिंग में जाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से जब ट्रेनिंग आपकी 49 हफ्ते की है, 49 वीक्स की है। ठीक है, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,000 के आसपास सैलरी मिलेगी भैया। ठीक है, और ध्यान सुनिए, अगर आपने बीच में छोड़ा तो इतना ही आपको देना भी पड़ेगा, 49 हफ्ते तक इतना आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये इकट्ठे महीने से नहीं लेते, ऐसे हफ्ते में लेते हैं। एक वीक में 13,000 रुपये लेते हैं अगर कोई बीच में छोड़ करके भाग दे। मेडिकल, इनने साफ साफ बोला है कि जब तक कोई मेडिकल रीजन ना हो तब तक आप छोड़ नहीं सकते। अगर मेडिकल रीजन के अलावा कोई भी आपका पर्सनल रीजन हो, कुछ भी हो,
कुछ भी मतलब कुछ भी होता है दोस्तों। मेडिकल को छोड़ करके बाकी कोई भी रीजन की वजह से अगर आपने बीच में ट्रेनिंग छोड़ी, तब आपको 13,000 रुपए हर हफ्ते की दर से देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको खर्चा जाता है। समझ गए? तो बहुत ध्यान से करना है इस काम को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ट्रेनिंग आपकी 49 वीक की होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, 49 वीक्स की होगी तो फिर उसके बाद क्या? ठीक है, तो सर देखो, जब तक आप ट्रेनिंग में रहोगे ना, तो ये आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह रखेंगे, है ना। मतलब आपकी जो शुरुआत होगी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह रहेगी। कब तक रहेगी सर? 49 हफ्ते तक रहेगी। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह रहोगे। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, तब आपको ये तुरंत परमानेंट सर्विस कमीशन में डाल देंगे। समझ गए? यानी ट्रेनिंग के दौरान शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखते हैं, और जब आप जॉब लगने चले जाते हैं तो आप परमानेंट सर्विस कमीशन में चले जाते हैं, यानी 62 साल की नौकरी। और फिर अलाउंसेस तो बहुत सारे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी मैंने बातें लिखी है, नो बैकलॉग दुनियादारी, समझ गए ना आप। ठीक है, तो जो जो चीजें थी ना वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। तो आपको डिग्री का भी ध्यान रखना है, क्या क्या है वो, है ना। और अभी बहुत सारी बातें, ये डिग्री में भी आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी डिग्री किसके लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तो ये तो मैं बता दिया ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिख के रखा है। इनने ये बोला है कि क्या होता है दोस्तों कि मान लो सीटें भर गई, जैसे मान लो कि कितनी भी सीटें थी, अब इंजीनियरिंग की जितनी सीटें होंगी उतनी तो आप सिलेक्शन लोगे, है ना। उतने लोग तो रहोगे आप, है ना। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर दूं, है ना। इंजीनियरिंग की जितनी सीटें रही होंगी उतने ही लोग होंगे। मान लो ऐसा हो जाए कि भाई दो बंदों के बहुत मतलब नंबर उतने ही आए हैं, लेकिन सीट खत्म हो गई। अब भाई, क्योंकि आपकी एज कम थी और सामने वाले की एज ज्यादा थी, तो इसको ये जॉब दे दी गई। अब आपका तो इसी के बराबर नंबर है, तब आप क्या बाहर निकाल दी जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान सुनो, जैसे ही इंजीनियरिंग की सीट फुल हो जाएंगी, तो जो लोग बिल्कुल मेरिट लिस्ट के बहुत पास पास होंगे, कई सारे लोग होंगे ऐसे, तो इनसे पूछा जाएगा, भैया क्या आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे यहाँ? लो भैया, आपकी भी चांदी है। तो ये मत सोचो कि यहाँ पर जो सीटें दिखाई जा रही हैं उतनी ही है, आपका वहां पर भी भाग्य बदल सकता है। इसीलिए हार नहीं मानना, पूरी तैयारी पूरी जोर से करना। समझ गए ना मैंने क्या बोला आपसे? मान लो कि आपके उतने नंबर आए जितने किसी और के आए, और भी किसी के आए, और भी किसी के आए, लेकिन क्या हुआ कि इन सब में एज आपकी बहुत कम थी, तो जिसकी एज ज्यादा होती है उसको पहले देते हैं भैया कि हाँ भाई चलो इसकी एज बढ़ रही है, इसको पहले दे दो। तो आपके नंबर कम, मतलब आप योग्य तो हो ना, नंबर ही तो कम है। तो इसीलिए देखो, आर्मी ने एक और चीज बोली कि ठीक है, जैसे ये सीट फुल हो जाएंगी इंजीनियरिंग की, तो ये बच्चे जो बेचारे बच गए ये भी बेकार नहीं है ना। जो मेरिट लिस्ट के बराबर ही नंबर ला रहे हैं, लेकिन एज की वजह से पीछे हो गए, तो इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। समझ गए दोस्तों? तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये इंजीनियरिंग डिग्री पर बात करूंगा आपसे क्या क्या है यहाँ पर। ठीक, और बाकी सारी बातें ये तो मैंने सारी क्लियर कर दी आपको। ठीक है, और ये भी मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, ये सब ये अलाउंसेज है, ये सब वहाँ देखी जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, एक ही फॉर्म भरना है, मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है, एक बार में एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब आप जब एसएसबी के लिए जाओगे, मान लो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, और आपको पहले दिन याद है ना, फर्स्ट से पिक्चर परसेप्शन, तो भैया सुन लो ध्यान से कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने हैं, और साथ में इनकी फोटोकॉपी भी करा लेना, ये भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है? बनी बात है, आपके 10th लगेगा, आपका 12th लगेगा, आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेकर के जाना। ठीक है, और ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट, सब कुछ, सब 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 सब। ठीक है, अब आपको मालूम है ना, जब आप एसएसबी जा रहे हो तो जो फाइनल ईयर वाले वो भी ग्रेजुएट हो चुके होंगे। ठीक है, तो समझ गए ना, इसमें अब छूट नहीं मिलेगी साहब। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, कई लोग बोलते हैं सर हमारे लिए ओरिजिनल डिग्री तो नहीं आई होगी। मान लो सर प्रोविजनल तो आ भी जाए, तो ठीक है, प्रोविजनल डिग्री ही दिखानी है। और जब आप ज्वाइन कर लोगे ना, मान लो किसी ने प्रोविजनल डिग्री मिली, फाइनल डिग्री उसको नहीं मिली, प्रोविजनल तो मिल गई। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने जब ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनिंग के 12 हफ्तों के भीतर भीतर आपको ओरिजिनल डिग्री ला करके भी दिखाना पड़ेगा वहां के डीजी को। समझ गए इस बात को, है ना। तो अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको लेकर के जाना, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट जहाँ पर है कि भाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल लेकर के जाओगे। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, आप जो एप्लीकेशन भर रहे हो इसकी 2 कॉपी निकाल लेना। देखो एक तो प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकाल ली, 2 कॉपी और करा लेना। ठीक है, तो प्रिंट वाले में क्या करना है, 2 कॉपी कब करना है वो ध्यान सुनो। पहले क्या करना, आप एप्लीकेशन निकाल लेना, उसको पहले साइन कर देना, उसमें फोटो लगा करके, फोटो ऐसे फोटो लगाते ना, तो उस पर ऐसे क्रॉस साइन कर देना। मुंह पे साइन मत करना है ना, बस छाती तक आए, इधर आए, मुंह कवर नहीं होना चाहिए साइन से, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी आपको फोटोग्राफ। ठीक है, अब जब आप ऐसा पूरा कर लोगे ना, तब इसकी फोटोकॉपी 2 निकाल लेना। क्लियर होगी बात? तो एक ये लेकर के जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। 10th की मार्कशीट, और 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, आपका नाम देखा जाएगा, पेरेंट का नाम देखा जाएगा, माता पिता सबका नाम देखा जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए तो सिर्फ यही एक 10th ही है आपका एकमात्र जरिया, जिससे ये आपकी एज देखेंगे। समझ गए दोस्तों? और मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि पेरेंट्स का जो नाम है आपके 10th के मार्कशीट से मैच नहीं करता है, तो इस केस में आप पैन कार्ड भी दिखा सकते हो, आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दिखा सकते हो। 12th की मार्कशीट लगेगी, इंजीनियरिंग की डिग्री लगेगी, प्रोविजनल, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगेंगी। ठीक है, और
और मालूम है ना, कोई बैकलॉग वाला अगर भर रहा है तो भर नहीं सकता, नॉट एलिजिबल है वो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब लेकर के चले आना। ठीक है, ये देखो सीजीपीए को कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन वाला ये लगेगा। ठीक है, और ये मैंने जो बात आपसे कह रही थी कि फाइनल ईयर वालों को भैया अपने प्रिंसिपल से लेकर के आना, सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा कि भैया ये जो है ये फाइनल ईयर में पढ़ता है और इसका रिजल्ट जो है 1 जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी मेंशन होगा कि इसका कोई बैकलॉग अभी नहीं है जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो। ठीक है, और एक डिक्लेरेशन ये आप करोगे, ये आपके प्रिंसिपल ने दिया, ये आप दोगे कि दैट ही विल सबमिट। जिसमें ये आप बताओ कि मैं जो है अपने प्रूफ को सबमिट कर दूंगा, यानी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को 1 जनवरी 2023 के हिसाब से। तो ये फाइनल ईयर वालों के लिए रहता है दोस्तों। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स लेकर के ही जाने, उसमें भूलना कुछ नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं लेके गए तो बस भैया वहीं से भगा देंगे आपको। ठीक है, एक फॉर्म भरना है, ये मैंने बता दिया आपका, और परसेंटेज मैंने सब बता दिया आपको ना कि डिग्री के हिसाब से होगा, किस के हिसाब से होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ सुनो सर, बात है कि सर एसएसबी के लिए तो जाना है सर, लेकिन एसएसबी के तो सेंटर्स होते हैं, वो बुलाते हैं हमें कहाँ जाना है सर, सेंटर हम चुन सकते हैं कि ये चुन के देंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, सेंटर जब 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 आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना, आपकी डिग्री के परसेंट के हिसाब से जो ये कट ऑफ बनाएंगे और आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो आपको मेल या एसएमएस आएगा। फर्स्ट डे के लिए आपको पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए सेंटर तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों सेंटर क्या है ना, सेंटर आपको ये लोग चुन के देंगे, है ना। आपके मतलब जब मेल आएगा ना, तो जब आप मेल खोलोगे लॉगिन करके, है ना, वेबसाइट पे जब जाओगे, लॉगिन आईडी करोगे, उसमें डालोगे, और जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उसमें देखना आपको सेंटर पहले ही पता होगा। अब सर सेंटर कितने होते हैं, एक सेंटर है आपका इलाहाबाद, एक है आपका भोपाल, इलाहाबाद यूपी में, भोपाल एमपी में, एक बेंगलोर कर्नाटक में, एक कपूरथला पंजाब में। तो इतने सेंटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 सेंटर है एसएसबी के। ठीक है, इनमें से सेंटर ये लोग आपको चुन के देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जब लॉगिन करने जाओगे ना, तो आपको डेट चुननी है। ठीक है, डेट आपके हाथ में कि आप किस दिन एसएसबी देना चाहते हैं, ये बड़ी प्यारी बात है दोस्तों। ठीक है, डेट आपके हाथ में है, सेंटर उनके हाथ में है। ठीक है, सेंटर के साथ वो आपको मेल कर देंगे आपका एडमिट कार्ड, आपको वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, वहां पर आपसे बोला जाएगा सेंटर, सॉरी डेट चुन लीजिए, किस डेट को आप आना चाहते हैं एसएसबी राउंड देने के लिए। तो डेट आपके हाथ में, सेंटर उनके हाथ में। ठीक है दोस्तों, और सेंटर चेंज करने का कुछ भी मामला यहाँ नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मैंने स्टेज कौन सी क्वालीफाई कब करनी बता दिया, मेडिकल वगैरह सब मैंने समझा दिया आपको, टिकट वगैरह सब मिल जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। और एसएसबी राउंड वगैरह का सब बता दूंगा। और यहाँ डेट देख लो ध्यान से कि 11 मई से ये फॉर्म स्टार्ट है और 9 जून तक भर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11 मई से ये फॉर्म स्टार्ट है और 9 जून तक भर सकते हो। अभी वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ जाना है। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं सर, रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है कि हमें एक आईडी मिलती है, इसे कहते हैं लॉगिन आईडी, यही है ना, और एक मिलता है पासवर्ड। ठीक है, इसको लेकर के अब हम जाएंगे लॉगिन करने। तो रजिस्ट्रेशन करने से ये प्राप्त होगा, और ये प्राप्त होगा तभी तो लॉगिन कर पाओगे, और जब लॉगिन कर पाओगे तब तो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। समझ गए इस बात को। चलिए भैया ठीक है, तो ध्यान रखना है 11 मई 9 जून, भूलना मत इस बात को। तो अगर आपका बहुत भयंकर सपना है कि इसको ज्वाइन करना ही करना है, तो भाई बिल्कुल जाइए। अब देखिए कौन कौन सी डिग्री हैं जो आपको ध्यान रखनी। लेफ्टिनेंट के रूप में आप लगोगे, ये ध्यान सुन लो, है ना, आप लेफ्टिनेंट लगोगे सीधे। ठीक है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कुछ बताने के लिए बचा है। अब यहाँ देख लीजिए, बस डिग्री आपको समझ जानी है कि भाई जैसे सिविल में कौन कौन सी डिग्री काउंट हो रही है। 9 पोस्ट है भैया सिविल के लिए। तो इनने बोला है कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल वाली भी चलेगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चलेगी, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, सब कंस्ट्रक्शन वाले, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल एंड एनवायरमेंटल, सिविल इंजीनियरिंग, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट वाले भी भर सकते हैं। देख लो जरा ध्यान से, इनके पास सिविल नहीं तो भी ये पोस्ट भर सकते हैं सिविल वाली। तो यहाँ से यही फायदा है कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, मतलब सिविल के लिए, सिविल के अंडर में कौन कौन से ऐसे इंजीनियरिंग आ गई जो कवर हो जाती है, तो ये सारी आ गई। तो रोक करके अच्छे से पढ़ लेना। और भाई आर्किटेक्चर में एक ही पोस्ट खाली है, तो उसके लिए अगर किसी ने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप या आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, ये सब भरा है तो कर सकते हो। मैकेनिकल के लिए भैया 6 पोस्ट खाली है यहाँ पर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी ने की है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग किसी ने की है, वो भर सकता है। एडवांस मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की है तो वो भर सकता है। अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसकी 3 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, समझ गए दोस्तों। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, 8 पोस्ट इसकी दोस्तों। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन ग्राफिक्स वाले भी भर सकते हैं जिन्होंने अगर ये कोर्स किया। तो एडवांस कंप्यूटर वाले भी भर सकते हैं। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटिंग नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, जिससे भी आपने किया मैं सब पढ़ देता हूँ आपके लिए। कंप्यूटिंग, इन कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, ये देखो जरा ध्यान से कितनी अलग बात है। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस प्रोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। भाई इन्फॉर्मेशन आईटी वालों के लिए जहाँ देख लो 3 पोस्ट है, कौन कौन सी इंजीनियरिंग काम आएगी, आईटी तो आएगी ही, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमएससी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिशियन, ये वाला हो जाएगा ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कौन सा कहाँ है, 3 एक एक पूरा करते हुए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल में आ जाएगा सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग वाला पूरा, इंडस्ट्रियल वाला पूरा ठीक है, और प्रोडक्शन वाला भी दिख रहा है आपको, है ना। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। तो टोटल पोस्ट आपकी 40 हो जाती है, जो आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप देख सकते हो सबसे पहली रैंक आपकी लेफ्टिनेंट है ना, और जब आप कमीशन हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हर ये देखो, पहले 2 साल में 2 साल जैसे बिताओगे कैप्टन बन जाओगे, फिर 6 साल बिताओगे तो मेजर बन जाओगे, फिर 13 साल बिताओगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे, और 26 साल अगर हो गए तो कर्नल बन जाओगे, समझिए। फिर इसके बाद आपके काम पर निर्भर करता है। और इतनी देख लो लेफ्टिनेंट की तनख्वाह ये देखो यहाँ से शुरू होती है, कैप्टन तक लगते लगते आप इतने पहुंच जाएंगे, मेजर तक लगते लगते इतने, और फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये बहुत सारे अलाउंस होते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे हम 15,000 रुपये देते हैं, फिर और जो कैडेट की ट्रेनिंग का होता है भाई वो इतना मिल ही रहा है आपको ठीक है। और भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, हाइट वाइट सबका मिलता है ठीक है। हाइट मतलब अगर दूर दराज नौकरी लग जाए, खतरनाक जगह पे नौकरी लग जाए तो उसके भी अलाउंस देते हैं, पैसे देते हैं ये ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो दिख रहा है सियाचिन ऊंची जगह होती है, इसके अलाउंस देख रहे हो आप कितने खतरनाक, 42,500 रुपये देते हैं। तो और यूनिफॉर्म के लिए 20,000 रुपये देते हैं। और इतना ही नहीं है, 2,050 रुपये हर महीने देते हैं ये, हर महीने एक बच्चे के लिए, है ना, एक चाइल्ड के लिए ठीक है, एक चाइल्ड। लेकिन ये स्कूल के लिए होता है, कॉलेज के लिए नहीं देते ये लोग। अगर बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको एक महीने में इतना मिलेगा, और सर मान लो 2 बच्चे हैं तो दूसरे के लिए 2,050 रुपये और मिलेंगे, समझ गए। तो 2 बच्चों तक ये चल जाता है। और ये सिर्फ कब तक चलेगा, जब ये बच्चे आपके 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो 12वीं के बाद ये सब नहीं मिलता है ठीक है, ये सब नहीं मिलता है ठीक है। लेकिन सर 3 बच्चे हुए तो तब कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 2 बच्चे तक ही मिलता है ये, इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो बढ़िया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं भैया ये यहाँ पर ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जगह आप कैसे आओगे, ये जगह कैसे आओगे, मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ। देखो ऐसे ही पन्ना खुलता है यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर अपने को पहले तो ये कैप्चर डालने के लिए बोलेगा, तो हम डाल देते हैं 7481